Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय विज्ञान ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने महासागरों के नितल के उच्चावचीय अभिविन्यास को पिछले लेक्चर्स में जाना। आज हम महासागरीय जल में तापमान के वितरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा की प्राप्ति का प्रधान स्रोत सूर्य होता है, ठीक उसी प्रकार महासागरीय जल भी तापमान सूर्य के द्वारा ही अधिकतम मात्रा में प्राप्त करता है। सूर्य से शॉर्ट वेव्स लघु तरंगों के रूप में आने वाली ऊष्मा, जिसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन कहते हैं, पर महासागरीय जल के तापमान की प्राप्ति निर्भर करती है, जो कि लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस के साथ साथ प्रभावित होती जाती है। जो लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं, निचले अक्षांश होते हैं, वहाँ क्योंकि वर्टिकल इंसोलेशन बिल्कुल लंबवत सूर्याभिताप प्राप्त होता है, और जहाँ डे लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, यानी दिन की अवधि की लंबाई अधिक होती है, वो स्थान ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जबकि जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड्स की ओर बढ़ते जाते हैं, इंसोलेशन की प्राप्ति कम होती जाती है। तो मूल कारक जो महासागरीय जल को ताप प्राप्ति का है, वो सूर्य है। इसके अलावा ये माना जाता है कि गतिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के फलस्वरूप भी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जैसे आप जानते हैं कि महासागरीय जल निरंतर गतिशील होता है, लहरों के रूप में, धाराओं के रूप में, टाइड्स के रूप में। तो उससे जो स्ट्रेस इंक्रीज होता है, उससे ऊष्मा की प्राप्ति होती है। या फिर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसमें चलने वाली संचालित संवहनिक धाराएं, कन्वेंशनल करंट्स के फलस्वरूप महासागरीय नितल से महासागरीय जल को तापमान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो नीचे वाले दो कारक हैं, वो हमने जो प्रधान कारक सूर्य देखा, उसकी अपेक्षा ताप प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही क्षीण कारक हैं, बहुत ही गौण भूमिका रखते हैं। हमने पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा संतुलन को देखा है कि जो प्राप्त ऊष्मा है, वो विभिन्न रूपों में पुनः वायुमंडल को लौटा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार की बैलेंसिंग महासागरीय जल के तापमान में भी देखी जा सकती है। जो भी तापमान महासागरीय जल ग्रहण करता है, वो बैक रेडिएशन के तौर पे वापस जाता है। लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंगों के रूप में उसको वापस लौटाया जाता है। उसके विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जिसमें महासागरीय जल सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होता है। तो उस प्रक्रिया में ताप जो है वापस लौटाया जाता है। इसी प्रकार एक्सचेंज यानी विनिमय की क्रिया के द्वारा महासागरीय जल और वायुमंडल के मध्य आदान प्रदान, जो कि उसी स्थिति में आता है कि ओनली इफ़ द सी वाटर इज़ कूलर और वार्मर देन द एटमॉस्फियर। यदि वायुमंडल की तुलना में महासागरीय जल का तापमान अधिक गर्म है या अधिक ठंडा है, तो उस स्थिति में वो कारक प्रभावशाली होते हैं। जहाँ तक तापमान के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो हम जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो महासागर ऊष्मा ग्रहण करते हैं सूर्य के द्वारा, उसकी प्राप्ति में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे बहुत से कारक हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। हम इन कारकों का अगर मोटे रूप में अध्ययन करें, तो जैसा हम अक्षांश की बात कर ही चुके हैं कि सौर किरणों का तिरछापन क्योंकि बढ़ता जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो तापमान की प्राप्ति भी अपेक्षाकृत कम होती चली जाती है। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, भूमि यानी स्थल और जल का असमान वितरण। आप जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होती है, और जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जल की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप गर्म स्थल के संपर्क में आने वाला जो महासागरीय जल है, वो अधिक ऊष्मा लेता है। इस कारण से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैं, उनके महासागरों का तापक्रम दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा ज़्यादा रहता है।
इसी तरह से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें संचालित होने वाली जो महासागरीय धाराओं की विविधता है वो भी तापमान की प्राप्ति को प्रभावित करती है। अभी हम स्थल और जल के वितरण के दृष्टिकोण से देखें तो स्थल भाग क्योंकि के प्रभाव से जो उत्तरी गोलार्ध हैं उसमें टेम्परेचर्स अधिक रहते हैं दक्षिण गोलार्ध की तुलना में। आप समताप रेखाएं देख रहे हैं प्रस्तुत मानचित्र में। समताप रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। महासागरीय जल में आप देखिए उत्तरी गोलार्ध की जो समताप रेखाएं हैं वो सुडौल नहीं होती, वो डिफ्लेक्टेड फॉर्म में आपको दिख रही हैं, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें बड़ा एकसार एकदम समानांतर क्रम में समताप रेखाओं का वितरण है, जिसका मूल कारण है जलाधिक्य और हिंड्रेंसेस अवरोधों का अभाव। तो इसका प्रभाव स्थल और जल के असमान वितरण का प्रभाव दोनों ओर के महासागरीय जल के सतह के क्षैतिज वितरण तापमान को प्रभावित करता है। अब हम बात करें प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित हवाओं की। हवाओं की दिशा महत्वपूर्ण कारक होती है महासागरीय जल की सतह के तापमान को प्रभावित करने में। जब हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहा ले जाती हैं और उसकी स्थानापूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर उभरता है। इस कारण उस स्थान विशेष पे तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत जब हवाएं तटोन्मुख होती हैं यानी तट की ओर चलती हैं तो वो तट के पास गर्म जल राशि का एकत्रण हो जाता है, जिससे तापक्रम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जो ट्रेड विंड्स बेल्ट हैं वो महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम और पश्चिमी भागों में अधिक तापक्रम की कारक बनती हैं। इसी तरह जो पछुआ हवाओं की पेटी होती हैं उसमें जो महासागरों का पूर्वी भाग है वो अधिक तापक्रम अंकित करता है। तो हवाओं का जो प्रवाह है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व वो इन कारकों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम बात करें ओशन करंट्स। महासागरीय धाराओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है महासागरीय सतह के जल के तापमान को नियंत्रित करने में, क्योंकि गर्म जल धाराएं जहाँ पर पहुँचती हैं वहाँ टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। बेशक ये उच्च अक्षांशों की ओर चलें तो उस क्षेत्र के तापमान को भी बढ़ा देती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम का हम उदाहरण लें जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास प्रवाहित होती हुई उत्तर पश्चिम यूरोप तक जाती है। तो इन गर्म जलधाराओं के प्रभाव से जो निकटवर्ती तट हैं वो हालांकि ऊंचे अक्षांशों में स्थित हैं लेकिन उनका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होने पाता। इसी तरह हम एशिया के पूर्वी भाग की बात करें, यहाँ पर कुरोशिवो की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जो इस जल को अलास्का तक बहा ले जाती है और टेम्परेचर को ऊंचा बना देती है। और दूसरी तरफ इसी का विपरीत क्रम देखें तो जो ठंडी धाराएं होती हैं जैसे लेब्राडोर की धारा की बात करें वो जो है उसके का प्रभाव से तटवर्ती क्षेत्र का जो तापक्रम है वो हिमांक तक पहुंच जाता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों में जो वेस्टर्न यूरोप के क्षेत्र हैं वहाँ पर तापक्रम गर्म गल्फ स्ट्रीम की वजह से ऊंचे बने रहते हैं, जो पोर्ट्स हैं वो खुले रहते हैं। और इसी तरह हम क्यूराइल की ठंडी धारा की बात करें जो साइबेरिया के पूर्वी तट के नीचे के पास तापक्रम को कम कर देती है। तो इसमें भी यदि हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के तापमान को दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 70 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाती है। ठीक है, जबकि यही समताप रेखा केवल जो दक्षिण अटलांटिक है वहाँ पर यही समताप रेखा केवल 50 डिग्री अक्षांश तक ही पहुँच पाती है। तो स्पष्ट है कि उत्तरी भाग में गल्फ स्ट्रीम का जैसा इम्पैक्ट आता है दक्षिणी भाग में ब्राज़ील की गर्म धारा का इम्पैक्ट उससे कम होता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो महासागरीय जल के तापक्रम को गौण रूप में प्रभावित करते हैं। गौण रूप में प्रभावित करने की दृष्टि से कहूँ तो जैसे सबमेरीन रिजेस हैं, अंतःसागरीय कटक, उनके दोनों ओर के तापक्रम में भिन्नता मिलती है।
इसी तरह जो स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन, वो तात्कालिक रूप में तापक्रम को प्रभावित करते हैं। हम उसे दैनिक तापक्रम के प्रभाव के तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह सागर की स्थिति, उसका आकार किस प्रकार का है, वो ओपन सी है कि क्लोज सी है, का प्रभाव महासागरीय जल में तापक्रम के वितरण पर पड़ता है। अब जो भूमध्य रेखीय भाग हैं वहाँ पर हालांकि तापक्रम ऊंचे हैं, सूर्याभी ताप की प्राप्ति ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वर्षा भी ज़्यादा होती है तो सागरीय जल का तापक्रम उच्चतम नहीं होता। ये उच्चतम तापक्रम हमें अयन रेखाओं के समीपवर्ती भागों में ही अंकित होता है, क्योंकि वहाँ आकाश खुला है, वर्षा नगण्य है। तो अक्षांशीय दृष्टि से जो विस्तृत सागरों का तापक्रम है वो देशांतरीय दृष्टि से जो विकसित सागर हैं उनके तापक्रम से कम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महासागरीय जल का जो तापक्रम है उसे विभिन्न कारक नियंत्रित करते हैं। अब हम महासागरीय जल में तापमान के यदि क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए, भूमध्य रेखा पर जो इक्वेटर है वहाँ पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापक्रम 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट होती है। यदि हम अक्षांशवार देखें तो प्रत्येक अक्षांश बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से ये गिरावट आंकी गई। अब 20 डिग्री अक्षांश के पास 73 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांश के पास 57 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और 60 डिग्री अक्षांश के पास 34 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुवों के पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स अंकित किए जाते हैं। तो और जो दक्षिण गोलार्ध है उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा टेम्परेचर पाए जाते हैं। उच्चतम तापक्रम भी भूमध्य रेखा पर ना होकर उससे थोड़ा उत्तर की ओर मिलता है। तो हम देखें कि सभी महासागरों का जो औसत वार्षिक तापक्रम है वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित किया गया है, जिसमें जो उत्तरी गोलार्ध है उसका औसत वार्षिक तापक्रम 67 डिग्री फ़ारेनहाइट और दक्षिणी गोलार्ध का 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। हम महासागरवार अध्ययन करें तो देखिए, अटलांटिक ओशन में 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच भी तापमान 41 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है, जबकि दक्षिणी जो अटलांटिक है उसके तापक्रम में विधिवत गिरावट होती चली जाती है, जिसका क्या कारण है हम पहले देख चुके हैं। तो महासागरों की सतह का अधिकतम तापक्रम 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास और न्यूनतम तापक्रम 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच और 75 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। पैसिफिक ओशन की बात करें तो प्रशांत महासागर में भी जो तापक्रम है वो 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया, जबकि जो अटलांटिक है वहाँ का तापक्रम 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। न्यू स्कॉटलैंड के पास न्यूनतम तापक्रम और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर उच्चतम तापक्रम 89.9 डिग्री 96 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। इंडियन ओशन हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में सतह का अधिकतम तापक्रम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है, और हिंद महासागर के जो सीमांत और बंद सागर हैं उसमें इससे भी ज़्यादा तापक्रम अंकित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महासागरीय जल में तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो जो हमने कारक डिस्कस किए उससे सीधे सीधे प्रभावित होता है। उसका प्रभाव हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान के लंबवत वितरण की। उससे पूर्व हम ये जानें कि एक ओशन टॉप से बॉटम की ओर किस तरह से डिवाइड किया जाता है
ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द ओशन। जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं सरफेस और मिक्स्ड जोन। This is the upper layer of ocean in which temperature and salinity are relatively constant with depth because of the action of waves and currents। क्योंकि सतही जल गतिशील होता है तो यहाँ पर तापमान और लवणता का क्रम एक तरह से स्थिर होता है सापेक्षिक रूप में गतिशील होने लहरों और धाराओं के क्रम की वजह से। So the surface zone consists of water in contact with the atmosphere and exposed to sunlight. It contains the ocean's least dense water. इस क्षेत्र में जल का घनत्व न्यूनतम होता है क्योंकि ये एक तो वायुमंडल के सीधे संपर्क में है, दूसरा ये सूर्य के प्रकाश में अनावृत है, यानी सूर्य का प्रकाश इस तक आराम से पहुंचता है। एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ टोटल ओशन वॉल्यूम। जो कुल महासागर का भार है उसका 2% इस तरह के सरफेस जोन और मिक्स्ड लेयर के अंतर्गत आता है। तो डिपेंड ऑन लोकल कंडीशंस द सरफेस जोन में रीच ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स और बी एब्सेंट एंटायरली। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो मध्यवर्ती भाग है एक तरह से, वो है थर्मोक्लिन यानी पिक्नोक्लिन। Pyknos means strong and clear means slope. Strong slope wala area is a zone in which density of water increases with increasing depth. जैसे जैसे गहराई बढ़ती है यहाँ जल का घनत्व भी बढ़ता है। This zone isolates surface water from the most dense layer below. जो नीचे अत्यधिक गहरी घनत्व वाली लेयर है उसको सरफेस जोन से अलग करने के लिए ये मंडल बीच में इसकी भूमिका होती है। एंड इट कंटेन्स अबाउट 18% ऑफ ऑल ओशन वाटर। कुल महासागरीय जल का 18% ये रखता है। देन डीप जोन, द डीप जोन लाइज बिलो द पिक्नोक्लिन at depths below about 1000 meters in mid latitudes, 40 degree south to 40 degree north. There is little additional change in water density with increasing depth through this zone. This deep zone contains about 80% of all ocean water. कुल महासागरीय जल का 80% इनके अंतर्गत आता है। अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इस भाग में मतलब वर्टिकली जाने पर, लंबवत रूप में जाने पर, ऊपरी सतह से नीचे सतह पर जाने पर गहराई के साथ तापक्रम घटता तो है लेकिन घटने की दर समान नहीं होती। 2000 मीटर के नीचे तापक्रम में परिवर्तन प्राय नहीं के बराबर होता है। मुरे ने जो अपना चैलेंजर अन्वेषण किया उन्होंने बताया कि 100 फैदम की गहराई पर 60.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 फैदम पर 50.1, 500 फैदम पर 45.1, 1000 फैदम पर 36.5, 1500 फैदम पर 35.5 और 2200 फैदम पर 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाते हैं। 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। तो उस हिसाब से हम फीट के हिसाब से आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आप देख रहे हैं कि कमोबेश जो है टेम्परेचर्स घटते चले जा रहे हैं। दूसरी हम बात करें जो 5 फैदम की गहराई है यानी 30 फीट, उस पर जो दैनिक तापांतर है और 100 फैदम की गहराई यानी 600 फीट पर वार्षिक तापांतर नहीं पाए जाते, यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है नहीं मिलता। इसके बाद भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो तापक्रम में गिरावट की दर समान होती है। यद्यपि महासागरीय सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है लेकिन जो ओशन फ्लोर है उसका तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान रहता है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापमान में गिरावट तेज गति से होती है जबकि जो ध्रुव हैं उनकी ओर घटने की दर कम होती है। 1911 में जर्मन एक्सपीडिशन से ज्ञात हुआ कि 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 100 मीटर की गहराई पर जितना तापक्रम था उतना ही तापक्रम 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महासागरीय सतह का था।
ठीक है, तो इस तरह 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 200 मीटर की गहराई का तापक्रम और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सतह के तापक्रम और 700 से 800 मीटर की गहराई का तापक्रम 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सतह के तापक्रम के बराबर था। ठीक है, इसी तरह हम एक और दूसरा पॉइंट लें कि जिन क्षेत्रों में सतह का जल बहा लिया जाता है और नीचे से जल ऊपर उठता है, वहाँ पर सतह के तापक्रम कम हो जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो परिणाम स्वरूप ऐसे स्थानों पर गहराई के साथ ताप का पतन धीमा होता है और इसके विपरीत जहाँ पर सतह पर गर्म जल का संग्रह होता है, वहाँ तापक्रम ऊंचा हो जाने से गहराई के साथ ताप का पतन तीव्रता से होता है। इसी तरह जो भूमध्य रेखीय भाग हैं, वहाँ वर्षा के जल के कारण जो सतह के नीचे उच्च तापक्रम और उच्च लवणता मिलती है और उसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो जो सागरीय तापक्रम का वितरण है वो एनक्लोज सीज जो मार्जिनल सीज होते हैं उनमें भी डिफरेंस लिए हुए होता है। जैसे कि जो सारगैसो सी है, रेड सी है या रूम सागर है, तो रेड सी में 1000 फैथम की गहराई पर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलते हैं, जबकि इंडियन ओशन में उसी गहराई पर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलते हैं। तो निम्न अक्षांशों और बंद और सीमांत सागरों की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसी तरह से जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं उनके जो क्लोज सी होते हैं, वहाँ पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी तापीय व्युत्क्रम की अवस्था बनती है, जहाँ पर सतह का तापक्रम जो है वो कम होता है और गहराई का जो तापक्रम है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि सी वाटर और फ्रेश वाटर के बीच का जो डिफरेंस है, ओपन सी और क्लोज सी के बीच का जो डिफरेंस है, उसका प्रभाव तापक्रम के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है। साथ ही एक और फैक्टर है आइसबर्ग यानी हिमखंड, विच इज अ मास ऑफ फ्लोटिंग आइस इन अ सी or which has broken away from any ice shelf or a glacier. So much of the surface water of the Arctic Ocean and around the margins of the Antarctic continent is permanently frozen. So the large masses of ice which break off from the tongue of a glacier on reaching the sea or from the edge of an ice barrier are known as bergs. तो अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज कवर्ड विद आइस। तो आइसबर्ग्स का अगर प्रवाह तटवर्ती क्षेत्र पर होता है तो वहाँ भी सतह के जल का तापमान उससे नीचे चला जाता है, कम हो जाता, मंद हो जाता है। तो हमने महासागरीय जल में तापमान के क्षैतिज और लंबवत वितरण को देखा और ये देखा कि वो कौन से कारक हैं जो इस वितरण को नियंत्रित करते हैं।